स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओम वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों निकलों के सेवक बन ताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। विज्ञान ज्ञान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। इस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी सेशन में उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुदेश मलिक जो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जो उपस्थित हैं, हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं और आज की फैकल्टी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सूर्या भारद्वाज जी के नाम से जो हमारे थेरेपिस्ट ज्वाइन किया है, उनका स्वागत है। अरे वो जो लौट के जा रही ना वो सर गरिमा भारद्वाज जी, गरिमा भारद्वाज मालूम है मुझे, तो मैंने कहा इसीलिए आपका नाम नहीं लिया। तो गरिमा भारद्वाज ने ज्वाइन किया हुआ है, हमारी थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। सुभद्रा कुमारी जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। सिया शर्मा जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। नीलम गौर जी ने उपस्थित ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। इसके अलावा अल्पेश पटेल जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। अशोक रंजन जी ज्वाइन किए हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे भट्ट दर्शन जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। बुद्धिराम प्रधान जी ने उड़ीसा से ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। प्रतिमा राज जी ने ज्वाइन किया हुआ है, वो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। राजकुमार जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। रीता गांधी जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। संजय सिन्हा जी ने ज्वाइन किया हुआ, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी ने ज्वाइन किया हुआ है, उनका स्वागत है। ये हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं। तो हम इसके अलावा भी अभी शीतल बासोपिया ने ज्वाइन किया हुआ है, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। नमस्ते सर।
नमस्कार नमस्कार। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह रूप मिला हुआ है। इसके अतिरिक्त हमको जिन्होंने एक्यूप्रेशर से परिचित कराया है प्रोफेसर सुषमा ओझा, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। उसी मोटो को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा विचार है और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं विचार के साथ हम लोग आज की क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे समक्ष सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, हमारी फैकल्टी हैं आज की। उसमें हम लोग चाइनीज दर्शन पर विचार कर रहे हैं। चाइनीज दर्शन में सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे हैं और उन सिद्धांतों को जानने के बाद आगे कैसे हम लोग थेरेपी करेंगे, इस पर हमारा ध्यान जा रहा है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो एक सिद्धांत हम लोगों ने पढ़ा था पहले कि 5 तत्व का सिद्धांत। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि उन्होंने ऊर्जा का सिद्धांत दिया था। उन्होंने भौतिक शरीर के साथ साथ एक ऊर्जा शरीर का कंसेप्ट दिया। फिर उन्होंने कहा इन यांग की थ्योरी दिया। फिर इसके अलावा उन्होंने माना कि मेरिडियन सिस्टम एक गाइडिंग प्रिंसिपल, ये सब सिद्धांत है। इन सिद्धांतों के भरोसे या इन सिद्धांतों के आधार पर ये डायग्नोस्टिक टूल्स है जो हम लोग आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि 3 सूत्र हैं। तो उन सूत्रों में जो लिंग सूत्र है तो वो लक्षण सूत्र है और जो उपचार का है वो उपचार है, लेकिन उसके पहले हेतु सूत्र है, कारण क्या है, वही डायग्नोसिस सिस्टम है। तो यही डायग्नोसिस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। आज हम लोग 5 शू पॉइंट्स पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम लोग सब चर्चा कर रहे हैं, कोई ज्ञानी नहीं है, हम लोग सब समझ रहे हैं। हम लोग एक ही प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। हम किसी को थोड़ा सा अधिक मालूम है, किसी को थोड़ा सा कम मालूम है। तो उस विधा के बारे में हम जितना जान जाए उतना कम है। इसी विचार के साथ पुनः सुधा पाठक जी का आपको अनुमंत्रित कर रहा हूँ और उनको क्लास सौंप रहा हूँ। सुधा जी, मशे कर दें। धन्यवाद सर। कक्षा में प्रवेश करने से पहले सबसे पहले अरविंद सर को का अभिनंदन करते हुए अपने सभी साथियों का मैं स्वागत करती हूँ, उन्हें नमन करती हूँ। साथियों, आज का जो सर ने मुझे टॉपिक दिया है 5 शू पॉइंट, ये आज एक पढ़ाई नहीं, चैप्टर नहीं, बल्कि मेरे कुछ वो बातें मैंने इसमें शेयर की है जो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में जब मैं थी तब मैं नहीं समझ पा रही थी। मेरे लिए भी ये सारी बातें बिल्कुल अननोन लगती थी और मैं समझ ही नहीं पाती थी। कितनी बार भी पढ़ लूँ फिर भी समझ नहीं आता था। धीरे धीरे करके जैसे जैसे मैंने समझा, और उस समय फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के दौरान मेरे मन में जो क्वेश्चन इस चैप्टर को लेकर था, आज मैं उन्हीं सबों पर चर्चा कर रही हूँ। और मुझे उम्मीद है कि इससे अभी ज्वाइन करने वाले जो फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में हैं, उन सभी दोस्तों को इससे फायदा पहुंचेगा। तो आइए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आखिर 5 शू पॉइंट में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं वो एक्यूप्रेशर का ही एक छोटा सा सेगमेंट है। इसमें है एक्यूप्रेशर आखिर आया कहाँ से। तो यह एक नेचुरल साइंस है जिसमें नेचर ने ह्यूमन बॉडी में, सर ठीक है जी, हाँ आवाज आ रही है। हाँ सर, एक्यूप्रेशर एक नेचुरल साइंस है जिसमें नेचर ने ह्यूमन बॉडी में एक हीलिंग का मैकेनिज्म दिया है। यह हीलिंग मैकेनिज्म कंप्लीटली नेचर या ताओ के माध्यम से ह्यूमन बॉडी में की एनर्जी, प्राणा, वाइटल फोर्स के रूप में आता है। यह ट्रीटमेंट बॉडी पर सर्टेन पॉइंट पर ही दी जाती है जिसे एक्यू पॉइंट या शू पॉइंट्स कहते हैं। यहाँ शू का मतलब होता है मूवमेंट, ट्रांसफर, ट्रांसमिट या ट्रांसपोर्ट ऑफ बायो एनर्जी या की। यानी हम यह कह सकते हैं कि
कि एक्यूप्रेशर में हम सभी प्रकार की बीमारियों को की के ट्रांसपोर्टिंग, वार्मिंग, कूलिंग, ट्रांसमिटिंग के साथ साथ की के अलावा बॉडी फ्लूइड, लाइफ एसेंस या ब्लड आदि को मूव कराकर ट्रीटमेंट देते हैं। यह ट्रीटमेंट होता कैसे है आखिर? तो इसका आंसर है, जहां की ब्लड, बॉडी फ्लूइड या एसेंस की डिफिशियंसी होती है वहां इसे प्रेशर या की को मूव कराकर बैलेंस करते हैं, और इस तरह से अगर बॉडी में कोई अनइजीनेस या डिजीज होता है तो उस पर ट्रीटमेंट देते हैं। अब आइए 5 सू पॉइंट को जानने से पहले हम यह जानते हैं कि आखिर यह 5 सू पॉइंट आया कहाँ से। अभी पिछले क्लास में शोभना मैम ने 2-3 दिन पहले जो क्लास लिया था उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से हमें हमारे शरीर में पंच तत्व 5 एलिमेंट थ्योरी को, पंच तत्व सिद्धांत को बताया था। और हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है। मैम ने बहुत ही अच्छी तरह से इस सिद्धांत को हमें उस दिन समझाया था, जिसके अनुसार मानव शरीर का एक एक सेल, मानव शरीर ही नहीं, मानव शरीर का प्रत्येक सेल पंच तत्व से बना हुआ है। और चाइनीज एक्यूप्रेशर में पंच तत्व है वुड, फायर, अर्थ, मेटल एंड वाटर। फ्रेंड्स, जब हम कहते हैं कि हमारा संपूर्ण शरीर 5 एलिमेंट से बना है तो इस बॉडी में जो ऑर्गन है ऑब्वियसली वो भी 5 एलिमेंट से बने ही होंगे। इन्हीं 5 एलिमेंट में बॉडी का 2-2 ऑर्गन आता है तथा फायर एलिमेंट की 2 एनर्जी है, 2-2 ऑर्गन आता है और इन एलिमेंट की 6 एनर्जी होती है, जिसमें फायर एलिमेंट में 2 एनर्जी आती है, हॉट और हॉटनेस। और उसी आधार पर फायर एलिमेंट में 4 ऑर्गन्स आते हैं। जैसा कि अभी बताया मैंने, एक्यूप्रेशर में ऊर्जा को बैलेंस करके ही ट्रीटमेंट करते हैं। तो ऑब्वियसली ऊर्जा है तो इनका प्रवाह पथ यानी मेरिडियन भी होगा ही। बिल्कुल सही। कॉस्मोस से जब ऊर्जा ह्यूमन बॉडी में इंटर करती है तो इसके लिए ऊर्जा प्रवाह पथ यानी मेरिडियन के माध्यम से ही ऊर्जा मूव करती है। यह एक दर्शन मात्र नहीं है, फिलॉसफी ही नहीं है, बल्कि मेरिडियन को पार्क जेबू ने व्यावहारिक रूप से सिद्ध किया है और आधुनिक विज्ञान की भाषा में यह सिद्ध भी किया है कि मानव शरीर में ऊर्जा प्रवाह पथ है। पंच तत्व से रिलेटेड 6 ऊर्जा है। इन्हीं ऊर्जा के अंदर यिन यांग के सिद्धांत के आधार पर हर एक ऊर्जा के 2-2 ऑर्गन हैं, यानी 6 ऊर्जा के 12 ऑर्गन, और हर एक ऑर्गन का एक एक मेरिडियन है, यानी 12 मेरिडियन है। हर एक मेरिडियन जो कि इन्हीं पंच तत्व से बना है, हर एक एलिमेंट का उन्हीं मेरिडियन में हर एक एलिमेंट का एक एक पॉइंट होता है। इस तरह से हम देखते हैं कि 12 मेरिडियन में पंच तत्व के अलग अलग पॉइंट्स हैं, यानी 12 मेरिडियन में 5 एलिमेंट के 5 पॉइंट्स मीन्स 60 पॉइंट्स हो गए, जो कि 5 सू पॉइंट या कमांड पॉइंट कहलाते हैं। इसके अलावा हम सभी जानते हैं कि हमारे बॉडी में 361 एक्यू पॉइंट्स हैं। सारे जितने भी मेरिडियन हैं उन सभी मेरिडियन में 361 एक्यू पॉइंट्स हैं। तो फिर इन्हें में ही 60 कमांड पॉइंट को या 5 सू पॉइंट को ही इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है, ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं? इन्हें हम शू पॉइंट या फंक्शन पॉइंट के आधार पर कहते हैं कि इन्हें एलिमेंट, ये 5 सू पॉइंट, सिर्फ 5 सू पॉइंट ही नहीं, एलिमेंट पॉइंट भी कहलाते हैं। आइए इसे एक एग्जाम्पल देकर मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे मान लेते हैं कि हम किसी रूम में इलेक्ट्रिक के सप्लाई के लिए स्विच बोर्ड होता है और उस स्विच बोर्ड में अलग अलग स्विचेस लगे होते हैं। ठीक वैसे ही किसी भी ऑर्गन के मेरिडियन में उस स्विच बोर्ड की जगह पर ऑर्गन के मेरिडियन को मान लेते हैं और अलग अलग स्विचेस, जिसमें कि एक बल्ब का होता है, उस रूम की बात कर रही हूँ, जिसमें एक बल्ब का होता है, एक फैन का, एक लैंप का, एक एसी का और एक हॉट ब्लोअर का। इस तरह 5 स्विचेस हो गए। तो इसे अब इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं कि जैसे अगर स्प्लीन मेरिडियन अगर उस रूम का स्विच बोर्ड हो गया तो उसमें 5 एलिमेंट के अलग अलग स्विचेज होंगे या पॉइंट्स होंगे। तो स्प्लीन मेरिडियन खुद एक अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है और इसके मेरिडियन में एक विंड का, एक फायर का, एक अर्थ का, एक मेटल का तथा एक वाटर का पॉइंट है। और यही सारे पॉइंट, अलग अलग पॉइंट मिलकर ही 5 सू पॉइंट कहलाते हैं, जिन्हें आगे चल के हम देखेंगे इनका एक अलग अलग नाम भी होता है। उम्मीद करती हूँ कि अभी तक
आप लोगों को मैं ये शू पॉइंट के बारे में थोड़ा बहुत समझा पाई हूँ। इसको एक तरह से और भी समझा जा सकता है, या समझाने की कोशिश करूंगी। मान लीजिए अपने हाथ को हम एक मेरिडियन मान लें और इस 5 उंगली को, हमारे पाम में इस 5 फिंगर्स को, 5 फिंगर को अलग अलग एलिमेंट का नाम दे दिया जाए। विंड, फायर, मेटल, अर्थ, मेटल एंड वाटर। तो इस तरह से इन पर अगर पॉइंट हम बनाते हैं, समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर इस तरह से पॉइंट अगर मान लिया जाए तो ये 5 पॉइंट्स, एक मेरिडियन और इनके ये 5 पॉइंट हुए, जो कि 5 शू पॉइंट कहलाते हैं। अब जानते हैं कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। इसे समझाने के लिए एक बार फिर से मैं स्विच वाले एग्जाम्पल पर चलूंगी। मान लीजिए कि उस रूम के स्विच बोर्ड में 5 अलग अलग कनेक्शन के स्विचेज हैं, और उन्हीं स्विचेज के कनेक्शन में मान लीजिए फैन का जो स्विच है उसमें फैन में कुछ प्रॉब्लम आ गई। तो उस फैन को ठीक करने के लिए हम उस पूरे स्विच बोर्ड को तो नहीं उधेड़ेंगे ना, बल्कि अगर हम समझ रहे हैं कि फैन में प्रॉब्लम है तो फैन के स्विच को ही हम डायरेक्ट नोटिस करेंगे और वहीं पर हम उसकी जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको ठीक करके, और फिर इस तरह से फैन अपना काम करने लगेगा। ठीक इसी तरह से जब हम समझ रहे हैं और इस तरह से हम ये देखेंगे, या तो फैन की वायरिंग में खराबी आई होगी या उसके इलेक्ट्रिक सप्लाई में या आई होगी। इस तरह से हम देखते हैं कि जब किसी भी मेरिडियन के किसी भी शू पॉइंट में फंक्शन में या उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके 5 शू पॉइंट के जिस भी एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी उस पर हम उपचार देकर उसका ट्रीटमेंट हम सही ढंग से कर सकते हैं। अभी तक जो साथियों मैंने बात बताई वो एक मेटाफिजिकल तौर पर बताई। अब इसको मैं एक फिजिकल तौर पर एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगी। जैसे कभी कभी हमें फील होता है हमारे किसी भी बॉडी ऑर्गन में, मान लीजिए चिक में कहीं भी एक दाना निकला, जिसे हम फील करते हैं, सिर्फ हम समझ पाते हैं कि कुछ अनइजीनेस हमें फील होता है, तो यह समझ सकते हैं कि वहां विंड का प्रकोप है। उस कुछ समय के बाद वो अनइजीनेस बना रहता है। उसके नेक्स्ट डे उसी फर्स्ट स्टेज में जब उसको हम इग्नोर करते हैं तो नेक्स्ट डे वहां हल्की सी हीट फील होती है और वहां रेडनेस भी धीरे धीरे आ जाती है, जिससे कि वहां हीट एनर्जी अपना प्रेजेंस दिखाती है और रेडियंस के रूप में, हीट का हम समझते हैं रेडियंस गुण है, रेडियंस के रूप में वह नजर आती है। इसके अलावा हीट का दूसरा जो एनर्जी, हॉटनेस, वो वहां पर हल्की सी नहीं, मतलब जलन होने लगती है। इसके साथ साथ रेडनेस और बढ़ जाएगी। इसके बाद जहां हीट और हॉटनेस का इफेक्ट होगा वहां ह्यूमिडिटी आएगी ही, और ह्यूमिडिटी उसके अंदर, उस पिंपल या फोरे के अंदर पस के रूप में उसका फॉर्मेशन होगा। इसके अलावा जैसे कि जहां भी हीट और हॉटनेस होगा वहां पर ड्राइनेस आना स्वाभाविक है, जिसकी वजह से वहां ड्राइनेस या मेटल एलिमेंट का वहां प्रेजेंस होगा। और जब 2-3 दिन के बाद जब वो वहां का ड्राइनेस की वजह से वहां का स्किन जब फटेगा और उसके अंदर से जब पस निकलेगा, तब उसको हम वाटर एलिमेंट का प्रेजेंस समझ सकते हैं। हम वाटर एलिमेंट का प्रेजेंस के रूप में पस बाहर आएगा। हम सबने इस प्रॉब्लम को फील किया होगा, उम्मीद करती हूँ सबने इस चीज को अनुभव किया होगा। अगर हम पहले ही अवेयर होते और फर्स्ट स्टेज में ही समझ पाते तो उसको ये बीमारी इतनी आगे नहीं बढ़ती, वहीं फर्स्ट सेकंड स्टेज में ही इसका हम इलाज कर देते। मेरे कहने का मतलब यह है कि कोई भी बीमारी इस प्रकार से अपना कंप्लीट रूप दिखाती है, सीधे वो वाटर एलिमेंट वाले ये में नहीं पहुंच जाती है, हीसी पॉइंट पर नहीं पहुंचती है। कोई भी बीमारी जिंक बेल पॉइंट से ही शुरुआत होती है। अगर इसको मैं आयुर्वेद से रिलेट करूं तो इसमें आयुर्वेद में भी त्रिसूत्र यानी हेतु, लिंग और औषध सूत्र से कंबाइन कर सकती हूँ। अभी तक हमने शू पॉइंट के बारे में जाना। अब हम आइए जानते हैं कि 361 पॉइंट में 5 शू पॉइंट या 60 कमांड पॉइंट क्या है। एक्यूप्रेशर की क्लास में एक बात का जिक्र हमेशा होता रहा है कि हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना हुआ है, जैसे अभी मैंने भी जिक्र किया था। इन्हीं 5 एलिमेंट की 6 ऊर्जा का प्रवाह हमारे शरीर में ऊर्जा प्रवाह पथ यानी मेरिडियन के थ्रू होता है। कल ही सर ने जैसे यिंग यांग, अरविंद सर ने अपनी क्लास में यिंग यांग थ्योरी बताया था, हमें समझाया था, उसी के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी में यिन यांग ऑर्गन होते हैं जो 5 एलिमेंट से जुड़े होते हैं।
इन सभी पांचों ऑर्गन में इनकी ऊर्जा का प्रवाह पथ होता है, यानी 12 मेरिडियन और 2 कंट्रोलिंग वेसल्स हैं। इन्हीं 12 ऑर्गन के अलग अलग एलिमेंट के मेरिडियन में इन्हीं पांचों एलिमेंट का एक अपना सेपरेट पॉइंट होता है और इन्हें ही हम सू पॉइंट कहते हैं। जैसे कि स्प्लीन मेरिडियन की बात करें तो यह अर्थ एलिमेंट का पॉइंट है, अर्थ एलिमेंट का ऑर्गन है और इसमें 21 पॉइंट्स होते हैं। अब इन्हीं 21 पॉइंट में 5 ऐसे पॉइंट हैं जो अलग अलग एलिमेंट के होंगे, जैसे sp1 वुड एलिमेंट का है, sp2 फायर, sp3 अर्थ एलिमेंट का, sp5 मेटल एलिमेंट का, sp9 वाटर एलिमेंट का है। एक और बात बताना चाहूंगी, अभी हमने 6 एनर्जी की बात की और 0.5 भी बताया मैंने अभी। तो फायर एलिमेंट के 2 एनर्जी हॉट एंड हॉटनेस है। तो sp का हॉट या हीट का पॉइंट sp2 तो बताया ही, और साथ ही इसका हॉटनेस पॉइंट जिसको कि हम लियो कनेक्टिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं वह है sp4। यह एक अत्यंत ही बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसलिए जब हम आगे के सेमेस्टर में जाएंगे तो इसका बार बार वहां जिक्र आएगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेसल्स के रूप में। यह शरीर की इम्यूनिटी को इनहेंस करने के लिए यूज आता है। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको मैंने थोड़ा सा बताना जरूरी समझा। अब आइए 5 सू पॉइंट या 60 कमांड पॉइंट की सबसे बड़ी खासियत को देखते हैं। यह इतना इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, साथ साथ इसे हम ब्योल और ओरिजिनल दोनों में यूज कर सकते हैं। सबसे खासियत इसकी ये है कि इसको ब्योल में तो यूज कर ही सकते हैं, लेकिन नेचर ने ऐसे हमारे बॉडी में इसे प्लांट किया है, ऐसी जगह पर लोकेट किया है कि इसको अगर हम ओरिजिनल में भी इसका यूज करना चाहे तो बहुत इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सू पॉइंट्स, जितने भी 5 सू पॉइंट्स हमारे या तो रिस्ट जॉइंट्स के नीचे या एल्बो जॉइंट के नीचे या नी जॉइंट के नीचे पाए जाते हैं, जिसको हम इजी वे में नॉर्मल में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। इन सभी सू पॉइंट को चाइनीज में एक स्पेसिफिक नाम से जाना जाता है। आइए पहले उसे हम जानते हैं। इस सीक्वेंस से सबसे पहले आता है जिंग बेल पॉइंट। अब इस पॉइंट को भी डिवीजन किया गया है, यानी जिंग बेल पॉइंट जो यिन ऑर्गन का होगा वो वुड एलिमेंट के ऑर्गन से स्टार्ट होगा, और अगर जिंग बेल पॉइंट जो यांग ऑर्गन का होगा उसकी शुरुआत मेटल एलिमेंट के पॉइंट से होगी, मेटल पॉइंट से होगी। ऐसे ही यिंग एलिमेंट का युआन स्प्रिंग पॉइंट जो फायर एलिमेंट का है, वही यांग ऑर्गन का युआन स्प्रिंग पॉइंट वो वाटर एलिमेंट के का पॉइंट होगा। इसके बाद बारी आती है सू स्ट्रीम पॉइंट की, जो कि यिंग ऑर्गन में अर्थ का पॉइंट होगा और यांग ऑर्गन में सू स्ट्रीम पॉइंट वुड एलिमेंट का पॉइंट होगा। इसके बाद आता है अगला एलिमेंट जो कि है मेटल एलिमेंट। ये यिन मेरिडियन में यह कहलाएगा जिंग रिवर पॉइंट, यिंग मेरिडियन में मेटल पॉइंट होगा और यांग में यह जिंग रिवर पॉइंट होगा फायर एलिमेंट का पॉइंट। और इसी सीक्वेंस में लास्ट पॉइंट आता है यिंग ऑर्गन का ही सी पॉइंट जो कि वाटर का पॉइंट है, और यांग ऑर्गन में ही सी पॉइंट अर्थ का पॉइंट होगा। साथियों, ये सारी बातें मेरे लिए भी पहली बार बिल्कुल नहीं थी। इससे समझने के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी कि ये सारी बातें क्या है। एक तो याद नहीं रहता था ही सी पॉइंट, युआन स्प्रिंग पॉइंट, जिंग बेल पॉइंट, ये सारी बातें। तो इसको जानने के लिए मुझे भी बहुत कठिनाई हुई। और यहाँ मैं जानती हूँ कि जो भी फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर के जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं उनके लिए भी यह थोड़ा बहुत जरूर मुश्किल लगता होगा उन्हें भी। इसलिए मैं उनकी इस फीलिंग को समझ सकती हूँ। इससे मैं अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि वो समझ जाए और लगभग उन्हें याद हो जाए। एक सीक्वेंस का सहारा लेती हूँ जिससे कि समझने में आसानी होगी और यहाँ सभी इसको समझकर कोरिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यूं कहूं कि आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ उसको थोड़ा सा एज्यूम कीजिए या थोड़ा विजुअलाइज कीजिए, तो आपको बहुत आसानी से इस बात को समझ में आ जाएगा जैसे मैं समझ सकी हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कॉस्मोस से की आ रही है। ऐसा कभी दिखता नहीं है, लेकिन हम जैसे अभी तक पढ़ते आए हैं कि कॉस्मोस से एनर्जी आती है, तो उसको थोड़ी देर के लिए हम विजुअलाइज करते हैं कि कॉस्मोस से एनर्जी आ रही है, बायो एनर्जी ह्यूमन बॉडी में आ रही है। यह दो तरह से आती है। पहली अर्थली एनर्जी जो हमें फूड, ड्रिंक और वायु या एयर से प्राप्त होती है, और दूसरी हेवनली एनर्जी
यही वो एनर्जी है जो ह्यूमन बॉडी में अलग अलग सू पॉइंट से प्राप्त होता है। मान लेते हैं कि कॉस्मोस या ब्रह्मांड से हेवनली एनर्जी अर्थ पर आई, तो यह आते ही वो कुएं में या वेल में चली गई। तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ आ गया जिंग वेल पॉइंट। ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल, ऐसी बातें कह रही हूँ कि अगर कॉस्मोस से कोई एनर्जी आई वो सीधे अर्थ में जाएगी, तो अर्थ की जगह पर यहाँ मैंने वेल का सहारा लिया है, वेल में चली गई, जिससे कि पहला पॉइंट हो गया हमारे लिए वो जिंग वेल पॉइंट हो गई। उसके बाद मैंने इसी कॉन्सेप्ट को 5 सू पॉइंट, सबसे पहले एनर्जी ब्रह्मांड से आकर वेल में जाएगी और पहला जिंग वेल पॉइंट है। उसके बाद मान लीजिए वो एनर्जी पानी की तरह वेपर बन जाती है, पानी की तरह वेपर बनकर वो स्प्रिंग या झरने के रूप में ऊपर चले जाएगी, और वहां से फिर जब वो झरने के रूप में, झरने से जब नीचे आती है तो वो झरने में जब जाएगी तो वहां पर वो कहलाएगी वहां स्प्रिंग वेल पॉइंट, स्प्रिंग पॉइंट, युवांग स्प्रिंग पॉइंट कहलाएगी। उसके बाद जब वहां से वो झरने से जब स्ट्रीम के रूप में आएगी तो वो थर्ड फॉर्म होगा, थर्ड पॉइंट होगा, वो पॉइंट है हमारे लिए जिंग स्ट्रीम, वो पॉइंट है हमारे लिए स्ट्रीम पॉइंट, स्ट्रीम यानी धार के रूप में नीचे आएगी, और तीसरा हो गया सू स्ट्रीम पॉइंट। उसके बाद वो धार, वो स्ट्रीम नीचे आते ही रिवर में मिलेगी, तो ये चौथा पॉइंट हमारे पास हो गया जिंग रिवर पॉइंट। उसके बाद हम सभी जानते हैं कि रिवर सी में जाकर मिलती है, तो इस तरह से वह पांचवा पॉइंट हमारा हो गया ही सी पॉइंट। इस तरह से मैं समझ रही हूँ, इन पांचों पॉइंट को रिलेट करके हम इन्हें आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले बेल में आया, पहला पॉइंट हो गया जिंग बेल पॉइंट, दूसरा हो गया स्ट्रीम पॉइंट, दूसरा हो गया स्प्रिंग पॉइंट, तीसरा स्ट्रीम पॉइंट, चौथा रिवर पॉइंट और पांचवा ही सी पॉइंट। इतना समझने के बाद भी मुझे ये बताने में, एक्सप्लेन करने में आगे पीछे हो जा रहा है। ये सारी बातें मैं फिर से कहूंगी, वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है, बस समझाने के लिए ही मैंने इसको इस तरह से आप लोगों के सामने रखा। अब आइए, किताब कौन सी है आपके पास? नहीं सर ये किताब नहीं है, सर के थ्रू ही जितना मुझे ज्ञान मिला है, उनकी वीडियो सुनकर ही फिर मैंने इसको ये किया है। ये किसी बुक में इस तरह से डिस्क्राइब नहीं है सर। किताब से आएगा, अभी किताब से आएगा, किताब से आएगा। नहीं, किताब से तो पहले मैंने जो अभी तक जाना है इसके बारे में वो किताब, फिर किताब। इसके बारे में डॉक्टर सुभाष चंद्र शर्मा जी की एक बुक है एक्यूप्रेशर पॉइंट्स की, उसके अंदर भी दिया हुआ है यीन एंड यान का, बहुत अच्छे से इसका बताया गया है। थैंक यू मैम, मुझे भी नहीं मालूम था। क्या नाम बताया आपने? डॉक्टर सुभाष सुभाष चंद्र शर्मा, एक्यूप्रेशर पॉइंट का है, ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। उसमें यीन यान के बारे में भी बताया गया है और सुजोग के बारे में, बॉल्स पॉइंट के बारे में भी बताया गया है। चलो थैंक यू मैम। तो आइए इस सेगमेंट में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लंग्स मेडिटेशन से शुरुआत करते हैं। सर मैं बुक से शुरू करूं पढ़ना? हाँ बुक है, बुक ओपन है। अच्छा, सबसे पहले इन 5 सू पॉइंट को हम ऐसे ओरिजिनल में देखते हैं, उसके बाद फिर मैं बुक के ऊपर आऊंगी सर। जिसमें कि सबसे पहला जिंग बेल पॉइंट आता है, लंग्स का है, ये लंग्स ही है हमारा, ये मेरिडियन हो गया हमारा, लंग्स मेटल का हो गया। जिंग बेल पॉइंट हो गया LU11, जो कि हमारे बॉडी में थंब के कॉर्नर से स्टार्ट होता है, थंब के कॉर्नर से स्टार्ट होता है और आगे चलते हुए, आगे बढ़ते हुए दूसरा पॉइंट आता है स्प्रिंग पॉइंट। यह फायर का पॉइंट है, वो फायर का पॉइंट है। यह LU10 फायर का पॉइंट LU10 है, जो कि यहाँ LU10 मिडिल में, यहाँ बॉर्डर लाइन के पास यहाँ आती है। ये बॉर्डर लाइन इस जगह पर LU10 आती है। उसके पास जब हम आगे बढ़ते हैं, डिप्रेशन में इस जगह पर इन दोनों के बीच में LU10 आ गया और इस डिप्रेशन में LU9 आया। LU10 का पोजीशन ये है, LU9 ये इस जगह पर LU9 आया।
उसके बाद आता है जिंक रिवर पॉइंट है LU8, यह LU9 से 2 फिंगर नीचे पाया जाता है। LU8 2 फिंगर नीचे पाया जाता है। इसके बाद आता है सी पॉइंट, ही सी पॉइंट LU5, यह आगे बढ़ते हुए एल्बो जॉइंट पर इस जगह पर एल्बो जॉइंट पर आता है, जब हम कोहनी मोड़ते हैं उस जगह पर आता है। और एक जैसा कि मैंने हॉटनेस पॉइंट में बताया था, लियो कनेक्टिंग पॉइंट LU7, ये जो LU8 मैंने बताया था, LU8 LU9 के 2 फिंगर ऊपर LU8 से 1 फिंगर नीचे आता है। इसके बाद आता है पेरिकार्डियम का वुड का पॉइंट है, जिंगवेल पॉइंट है P9। ओरिजिनल में यह मिडिल फिंगर के शुरुआत में, मिडिल फिंगर के अपर साइड में शुरू होता है। उसके बाद उसका दूसरा पॉइंट आता है फायर पॉइंट। जब हम इस मिडिल फिंगर को ऐसे बेंड करते हैं, मोड़ते हैं, तो यह पाम में जहां पर मिलता है उस जगह पर, ठीक उसी जगह पर फायर का पॉइंट आता है P8। उसके आगे ये इस पॉइंट पर आता है, फिर ये थोड़ा सा इसको हम इस जगह से सीधा चलते हुए जब हम आते हैं इसमें रिस्ट जॉइंट के पास आते हैं, तो इस जगह पर हमारा पॉइंट आता है P7, यह हमारा अर्थ का पॉइंट है। उसके बाद फिर आता है मेटल का पॉइंट, आता है रिवर पॉइंट, वो है P5। P7 से 4 फिंगर नीचे, यहां जैसे मैंने बताया P7 से 4 फिंगर नीचे इस जगह पे P5 आता है। और फिर जब इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे ये एल्बो जॉइंट पर मिडिल में पॉइंट आता है, वाटर का पॉइंट आता है, हीसी पॉइंट आता है P3। और इन सब के बीच में हॉटनेस पॉइंट आता है या लियो कनेक्टिंग पॉइंट आता है, ये जो P7 मैंने बताया था, P7 इससे 2 उंगली नीचे P6 आता है, इस जगह पे है। इसके बाद हमारे पास है हार्ट का पॉइंट। हार्ट का पॉइंट है, पहला वुड का पॉइंट है H9 हमारे इस लिटिल फिंगर में यांग साइड में नेल के जस्ट नीचे, वहां से शुरू होता है H9। अब वो अंदर की तरफ आते हुए फिर जब हम स्मॉल फिंगर को बेंड करते हैं, बेंड करने के बाद जब वो जहां पर सटता है उस जगह पर आकर आता है हमारा H8। इसके बाद H8 इस जगह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो रिस्ट जॉइंट पर जब हम मूव कराते हैं तो वहां एक डिप्रेशन मिलता है। रिस्ट जॉइंट पर साइड में, स्मॉल फिंगर के नीचे रिस्ट जॉइंट पर, वहां पर एक डिप्रेशन आता है, वह है H7। इसके बाद आता है H7 से 2 फिंगर नीचे हमारा पॉइंट आता है H4, वह है मेटल का पॉइंट है। H4 मेटल का पॉइंट है। इसके आगे जब इसी लाइन को हम आगे बढ़ाते हैं तो आगे जाने के बाद हमारे पास H3 आता है, वह वाटर पॉइंट है, हार्ट मेरिडियन का वाटर पॉइंट है, हीसी पॉइंट है। और इन्हीं सब के बीच में हॉटनेस पॉइंट H5 या H4 से 1 गुण ऊपर होता है। इसके बाद एक बार मैं इसके लार्ज इंटेस्टाइन और ट्रिपल बारोन और SI को कंप्लीट करने के बाद फिर सर मैं बुक की तरफ जाऊंगी सर। इसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहले मेटल का पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया यांग ऑर्गन है और इसका ही जिंगवेल पॉइंट मेटल एलिमेंट से शुरू होगा। तो मेटल का पॉइंट है Li1, यांग साइड में Li1 हमारे इंडेक्स फिंगर में यांग साइड में इंडेक्स नेल के जस्ट नीचे से शुरू होता है, यह है जिंगवेल पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन का। दूसरा है स्प्रिंग पॉइंट, वह है Li2 इंडेक्स फिंगर में कफ जॉइंट के पास आता है। इसी Li1 के नीचे जब हम आएंगे इंडेक्स फिंगर में कफ जॉइंट के पास आएगा Li2। फिर Li3 जो वुड पॉइंट है, वुड का स्ट्रीम पॉइंट है, वो आता है Li2 के जस्ट नीचे जो यह नकल है, जब इसको हम ऐसे बेंड करते हैं Li2 हमारा यहाँ आ गया और Li3 उसके जस्ट नीचे, इस बोन के जस्ट नीचे आते ही Li3। उसके बाद है हमारा रिवर पॉइंट जो कि फायर एलिमेंट का है पॉइंट है, यह थंब के नीचे
यहाँ Li4 है, एनाल्जेसिक पॉइंट है, और इसके जस्ट नीचे हम यहाँ जब आते हैं तो यहाँ पर Li4 है, Li5 सॉरी, यहाँ ये Li3 है, Li4 यहाँ, Li5, ये पॉइंट हमारा हो गया Li5। Li5 हमारा फायर का पॉइंट है। इसके बाद हीसी पॉइंट आता है Li11। इसी पॉइंट को जब हम आगे बढ़ाते हैं और जब यहाँ कोहनी का, जहाँ पर यहाँ क्रीज आता है, कोहनी मोड़ते हैं, जब यहाँ क्रीज आता है वहाँ Li11, इस पॉइंट पर Li11 मिलता है। और इसका हॉटनेस पॉइंट या लियो कनेक्टिंग पॉइंट Li6 है, जो Li5 जो बताया था मैंने, Li5 से एक उंगली नीचे यहाँ पाया जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा है यांग ऑर्गन का ट्रिपल वार्मर। ट्रिपल वार्मर का जिंगवेल पॉइंट है TW1, जो कि हमारे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर में नेल के जस्ट नीचे से शुरू होता है। रिंग फिंगर में नेल के जस्ट नीचे से शुरू होता है। यहाँ है ट्रिपल वार्मर 1, यह है जिंगवेल पॉइंट मेटल का। फिर आता है उसके बाद स्प्रिंग पॉइंट, युंग स्प्रिंग पॉइंट आता है, जो वाटर एलिमेंट का है TW2। यह रिंग फिंगर में कफ जॉइंट के जस्ट पास आता है, कफ जॉइंट, रिंग फिंगर में कफ जॉइंट के पास आता है। इसके बाद है वुड एलिमेंट का स्ट्रीम पॉइंट, यह है ट्रिपल वार्मर 3। TW के यहाँ इस कफ जॉइंट के पास TW2 पाया जाता है, और जस्ट इसके नीचे जो नकेल ऐसे मूव करते हैं, यहाँ TW2 है, इस नकेल के जस्ट नीचे TW3 पाया जाता है। यह हमारा वुड पॉइंट है। इसके बाद आता है फायर पॉइंट या रिवर पॉइंट, यह है TW6। यह हमारे रिस्ट जॉइंट से 4 उंगली ऊपर पाया जाता है। रिस्ट जॉइंट हमारा यहाँ आता है, इसके 4 उंगली ऊपर पाया जाता है, यह है TW6। और इसी लाइन को जब हम आगे बढ़ाते जाते हैं तो हमारे इस एल्बो जॉइंट के पास, जो हड्डी यहाँ डिप्रेशन मिलता है इस जॉइंट के पास, वहां पर हमारा आता है हीसी पॉइंट, अर्थ का एलिमेंट का हीसी पॉइंट है, वह है TW10। और इसका लियो कनेक्टिंग पॉइंट या हॉटनेस पॉइंट है TW5, जो कि रिस्ट जॉइंट से 3 उंगली ऊपर है। रिस्ट जॉइंट इससे 3 उंगली ऊपर यहाँ पाई जाती है। इसके बाद हमारे पास आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन यांग ऑर्गन का है। इसकी शुरुआत लिटिल फिंगर में बाहर के साइड, कॉर्नर के साइड से शुरुआत होती है, और यह है जिंगवेल पॉइंट है। उसके बाद आता है हमारा वाटर का स्प्रिंग पॉइंट आता है SI2। इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हमारा SI2 आता है, कफ जॉइंट के पास। फिर उसके बाद जब इसी नकेल को हम ऐसे फोल्ड करते हैं तो यहाँ पर SI3 आता है, और उसके बाद फिर SI5। SI5 हमारे रिस्ट जॉइंट के पास है। और उसके आगे जब हम चलते हैं तो कोहनी के पास पीछे साइड में, इस साइड से LI का तो मैंने वाटर पॉइंट बताया था, इस साइड में सी पॉइंट, हीसी पॉइंट इधर बताया था। उसके जस्ट अपोजिट SI का हीसी पॉइंट कोहनी के इस जॉइंट पर आएगा। इस जगह जहाँ बोन उठा हुआ है उसमें जो डिप्रेशन आता है उस जगह पर आएगा। इस तरह से मैंने 6 ऑर्गन के 5 सू पॉइंट को बताया। अब एक बार किताब की तरफ चलते हैं। इसमें सबसे पहले जिंगवेल पॉइंट आता है। सभी जिंगवेल पॉइंट हाथ पैर की उंगलियों के नाखून के पास स्थित होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, सभी जितने भी जिंगवेल पॉइंट है हाथ पैर की नाखून के पास, या पैर के नाखून हो या हाथ के नाखून हो, इसके पास से इनकी शुरुआत होती है। और एक बात और बताना चाहूंगी कि जितने भी हमारे सू पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम ये देखें, जैसे कि हम देखें कि यहाँ से लंग्स, पेरिकार्डियम एंड हार्ट, ये यहाँ से शुरू होते हैं, हमारे इस पॉइंट से शुरू होते हुए ये अब यहाँ से कफ जॉइंट से शुरू होते हुए इधर से आते हुए ये होते हुए ये यहाँ से चलते हुए इस पॉइंट में पहुंच जाते हैं। सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ, ये इन सबों का फ्लो अपवर्ड होता है, इन सभी का फ्लो अपवर्ड होता है, और ये चलते हुए फिर इस पॉइंट में आते हैं। यहाँ पर खत्म होने के बाद फिर यहाँ से यिंग ऑर्गन, यहाँ से शुरुआत होते हुए इस जगह पर चलो सर, मैं ये नहीं समझा पा रही हूँ। कौन सा सर? ये जो जितने भी हमारे यिन ऑर्गन है ना, इन ऑर्गन की शुरुआत जो होती है। हाँ,
नहीं तो वो अभी जो शुरू पॉइंट में वो आ जाएगा, कई उसमें आ जाएगा। इन अब इसमें बताओ ना, शुरू करो, बस खत्म नहीं करो सर मैं बुक से शुरू करती हूँ। पॉइंट नहीं, वो तो वो हम वैसे बता रहे हैं ना, वो तो हम बता ही रहे हैं कि जितने भी पॉइंट हमारे होते हैं अगर ऐसे करेंगे तो हमारे जो नीचे से ऊपर एनर्जी जा रही है, अब वो इन ऑर्गन जो है जहाँ से शुरू हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमेशा ऊपर से वो होगी, ऊपर की ओर जा रही होगी, और यांग ऑर्गन से ऊपर से एनर्जी आ रही होगी। तो वो जो ठीक है। एनर्जी का फ्लो बताया है सुधा जी ने, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया हुआ है। एक तो पॉइंट का लोकेशन बहुत बढ़िया बताया जो आपका टीसीएम के पॉइंट है, और इसलिए बताया कि टीसीएम के पॉइंट और जो ब्यूल चार्ट के पॉइंट है दोनों इसमें लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कोहनी के और नी के नीचे है, यानी इन पर कोई ये पॉइंट नहीं है कि कोई मेल फीमेल या इसका कोई कि मेल को फीमेल नहीं लगा सकता, ये सब पॉइंट इसमें नहीं है। यही प्रोफेसर पार्क जेवो की विशेषता थी जिसकी वजह से वो लाए थे। लेकिन टीसीएम में ये पॉइंट हम लोग जो है लगा सकते हैं इसका, नंबर 1। नंबर 2, सबका लोकेशन जो है ओरिजिनल पे लोकेशन बताया हुआ है, बहुत बढ़िया सुधा जी ने बताया हुआ है। हम लोग आगे पढ़ रहे हैं कि शू पॉइंट का एप्लीकेशन कैसे होगा, तो हम लोग धीरे धीरे सारी चीजों को नोट करते जाएं कि जो इन ऑर्गन है उनकी एनर्जी जो हो रही है वो पृथ्वी तक, पृथ्वी इन है इसलिए ऊपर की ओर आएगी, और जो यांग ऑर्गन है ऊपर से आएंगे। जो एग्जाम्पल दिया है वो एग्जाम्पल जो है वर्चुअली इसी तरह साइंटिफिक इसी दार्शनिक विचार से चाइनीज दार्शनिकों ने दिया कि जैसे एनर्जी, इनकी एनर्जी कैसे आती है, जैसे कि कुएं में पानी, तो कुएं से पहले एनर्जी कुएं से निकली, फिर वो जब गई जो झरने के रूप में आई, हम लोगों ने पाताल तोड़ कुआं सुना है, वहां झरने के रूप में आई, फिर वो बाद में बदल गई, स्ट्रीम में बदल गई, धाराओं में बह गई, रिवर में चली गई, और फिर अल्टीमेटली समुद्र में निकल गई। लेकिन जो यांग ऊर्जा थी वो इस रूप में नहीं आ पाई, वो यांग ऊर्जा ऊपर से आई, तो ऊपर से आई तो वो पहले धाराओं में बट गई, और धाराओं से बड़ी रिवर में गई, रिवर में समुद्र में गई, फिर समुद्र से वो कुएं में चली गई, और कुएं से फिर स्ट्रीम के रूप में आ गई। तो उसका थोड़ा सा फ्लो डिफरेंट है, इसीलिए 3rd पॉइंट से शुरू होता है, मिडिल पॉइंट से उनका शुरू होता है जिंग बेल पॉइंट। ठीक है, इस रूप में प्रकृति के साथ जो तादात्म्य था, चाइनीज दर्शन क्या है और भारतीय दर्शन क्या है, दोनों प्रगति के साथ तादात्म्य कर रहे, तो प्रगति के उदाहरण उन्होंने दिए, और ये प्रगति से चूंकि प्रदत्त है और हम लोगों ने माना वही दार्शनिक विचार था, इसलिए वैसी ऊर्जा, जैसे ऊर्जा इन की ऊर्जा, यांग की ऊर्जा डिफरेंट आई, तो यांग की ऊर्जा मेटल से शुरू होगी, क्यों आई, स्ट्रीम में आई, इस पूरा आई, पहले धाराओं में बट गई, फिर रिवर में चली गई, फिर समुद्र में चली गई, समुद्र से फिर वेल में आ गई, क्योंकि जुड़ा हुआ अंदर, और फिर वेल से फिर स्ट्रीम के रूप में आ गई, ठीक है स्प्रिंग के रूप में, सॉरी स्प्रिंग के रूप में आ गई। ठीक, यस ठीक है। वेरी गुड, आगे चलो। अब हम यहाँ से बुक से समझने की कोशिश करते हैं। इसमें है जिंग बेल पॉइंट। सभी जिंग बेल पॉइंट पैर या हाथ के नाखून के पास स्थित होते हैं। इसमें एक्सेप्शन है K1। जैसा कि हम जानते हैं K1 हमारे तलवे से शुरू होता है। इसके अलावा जैसे कि बताया 2 वेसल्स हैं, इसमें GB26 गवर्निंग वेसल्स का जिंग बेल पॉइंट है जो कि हमारे नाक के नीचे स्थित होता है। इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास 13 जिंग बेल पॉइंट्स होते हैं। जिंग बेल पॉइंट का यूज हम, जैसा कि हमने अभी देखा कि हाथ और पैर के नाखून के पास से शुरू होता है, तो इसका यूज हम करते हैं एक्यूट इमरजेंसीज में करते हैं, जैसे बेहोश होना, कोमा में जाना, मिर्गी या सांस का रुकना, या हार्ट अटैक या अकड़न आदि में इसको हम यूज करते हैं। इस पॉइंट को दबाकर या सुई से प्रिक करके इस पर हम उपचार दे सकते हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के बेहोश होने पर GB27 या K1 इन दोनों बिंदुओं पर उपचार देने से व्यक्ति को तुरंत होश आ जाता है। इसमें कि GB26 इस पॉइंट पर है और K1 हमारे तलवे में है। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो इस पॉइंट पर प्रेशर डालकर हम उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको होश में ला सकते हैं। इसके बाद है, यदि व्यक्ति लो ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ हो तो GB21 पर ही उपचार देना होगा, क्योंकि GB26 पर उपचार देना होगा, क्योंकि GB26 ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। और जैसा कि भी हमने पढ़ा, GB26 ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, इसलिए अगर BP हाई हो तो उस कंडीशन में यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं देना चाहिए। इसके बाद अगर हाई ब्लड प्रेशर के कारण बेहोश हुआ है तो सिर्फ उस केस में K1 पर ही उपचार देना चाहिए। कभी कभी
GB26 और K1 दोनों पर ही उपचार देना पड़ता है। इसके अलावा यदि किसी महिला के पति की मृत्यु के बाद वह न रोए या दुख के कारण बिल्कुल इमोशनलेस हो जाए, पत्थर की तरह हो जाए, तो ऐसे स्टेज में, ऐसे सिचुएशन में K1 पर उपचार देने से वह रोने लगेगी और सामान्य हो जाएगी। कहने का मतलब हमारा उद्देश्य तो यही है ना कि नॉर्मल करना। तो अगर वो नहीं रो पा रही है या अपना दुख नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हो तो एबनॉर्मल है। ऐसे कंडीशन में इस पॉइंट पर उपचार देने से उसको लाभ मिलेगा। अगर किसी का अन्न भोजन नली की जगह श्वास नली में चला जाए और व्यक्ति बेहोश हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में H9 पर उपचार देने से उसको लाभ होगा। सांस लेने में कठिनाई हो तो H9 पर उपचार देने से श्वास छोड़ने में कठिनाई, श्वास उपचार देंगे, और श्वास छोड़ने में अगर कठिनाई होती है तो LU11 पर उपचार देंगे। इसके अलावा अगर किसी को यूरिन की प्रॉब्लम हो, पेशाब रुक जाए, तो K1 पर हम उपचार देंगे। जब आंख के आगे जाला छा जाए तो SI1 पर हम उपचार देते हैं। जब व्यक्ति को अति क्रोध आए तो GB44 या लिवर 1 पर हम उपचार देंगे। बोलने में अगर परेशानी हो या निगलने में तकलीफ हो तो LU11 पर हम उपचार देंगे, और अगर नाक से खून आता है तो LU11 पर उपचार देने से उसको फायदा होगा। इसके अलावा उंगलियां अगर सुन्न हो जाएं, उंगलियों में नमनेस आ जाए, तो LU11, LI1, H9 और SI1 पर हम उपचार देंगे तो उसको फायदा होगा। कन्वल्सन इन चिल्ड्रेन, इस कंडीशन में हम बच्चों में P9 पर उपचार देंगे। यदि सुन्नपन शरीर के ऊपरी भाग से प्रारंभ होकर नीचे की तरफ जा रही हो तो ऐसे कंडीशन में SP1 पर हम उपचार देंगे। और बच्चे के पैदा होने पर मां के पेट में नाभि के पास या प्लेक्सस में अगर भयंकर दर्द हो रहा हो या स्तन में दूध न आए तो ऐसे कंडीशन में SI1 पर उपचार देने से उसका सफल ट्रीटमेंट होगा। एंजाइना पेन में हम सभी जानते हैं, एंजाइना पेन में H9, P9 और लिवर 1 पर उपचार देने से बहुत ही इफेक्टिव इफेक्ट आता है। जब किसी को लकवा मार जाए तो रोगी में सभी जिंक बेल पॉइंट को प्रिक करते हैं। ये जिंक बेल पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि पैरालिसिस लकवा के कंडीशन में भी जितने भी जिंक बेल पॉइंट्स हैं सभी पर अगर हम प्रिक करते हैं तो ऐसे समय में इस तरह से उनमें सुधार आता है। हाथ की यीन मेरिडियन के सभी जिंक बेल पॉइंट पर उन मेरिडियन के अंतिम बिंदु होते हैं, जैसा अभी हमने देखा था LU11, H9 और P9। LU11, H9 एंड P9 नाखून के आसपास सभी पाए जाते हैं। और ऐसे ही ठीक पैर के इन मेरिडियन सभी जिंक बेल पॉइंट मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं, पैर के नाखून के पास से शुरू होते हैं, SP1, लिवर 1 और किडनी 1। ऐसे ही हाथ में यांग मेरिडियन के सभी जिंक बेल पॉइंट उन मेरिडियन के प्रथम बिंदु होते हैं, जैसे LI1, TW1 और SI1। इसके अलावा पैर में यांग मेरिडियन के सभी जिंक बेल पॉइंट उन मेरिडियन के अंतिम बिंदु होते हैं, जैसे ST45, GB44 और UB63। इसके बाद आते हैं हम यूंग स्प्रिंग पॉइंट, जिसमें क्या आता है, यिंग ऑर्गन का फायर पॉइंट से शुरुआत होता है और यांग ऑर्गन का वाटर पॉइंट से शुरुआत होता है। जैसा कि अभी मैंने भी और सर ने भी समझाया था, यिंग ऑर्गन में फायर पॉइंट से शुरुआत, फायर पॉइंट होगा और यांग ऑर्गन में वाटर पॉइंट होगा। इंडिकेशन है इसका फेब्रियल डिजीज, फीवर के केस में या अदर डिसऑर्डर में। इसके फंडामेंटल्स है वाटर पॉइंट ऑफ यांग मेरिडियन GB43, SI2, UB66, ST44, TW2 और LI2 ट्रीट्स हॉटनेस सिम्टम, गर्मी या ज्वर के सिम्टम में इन पर हम ट्रीटमेंट देंगे तो असर आएगा। फिर इनके फायर पॉइंट, यिंग मेरिडियन के फायर पॉइंट है H8, P8, SP2, लंग्स 10, K2, लिवर 2। कोल्ड ड्रिंक्स के सिम्टम में इन पर हम ट्रीटमेंट देते हैं। हॉटनेस का सिम्टम है ज्वर, लाल जीभ, पित्त बढ़ा हुआ, अधिक प्यास, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की अगर पेशेंट में चाह हो, अगर वो ठंडा पानी पीना चाहता हो या ठंडे भोजन को पसंद करे, उसके सूखे फटे होठ लाल हो या तुनक मिजाजी हो, बेचैन होकर पीठ के बल सोए, फैल कर सोए, हाथ पैर गर्म हो, जलन हो, कब्ज हो, फास्ट पल्स हो या पेशाब कम हो, गर्म हो,
ये सारे हॉटनेस के सिम्टम हैं। और मैडम कोल्डनेस, मैडम ये जो पॉइंट्स बताया आपने वाटर पॉइंट, तो ये Yes, जो sir. सिम्टम्स है उसमें सब पॉइंट लगाना चाहिए या फ्यू ऑफ देम? नॉर्मली ये इमरजेंसी वाले पॉइंट है, इसमें सभी लगाइए। सेकंड मतलब एनर्जी सभी GB43 SI2 SI2 पूरा प्रोटोकॉल। अच्छा 8 सॉरी 6 का 6 पाँच ही तो है इसमें। इन्हें सीड करेंगे टोन करेंगे, ये कैसे पता लगेगा? इन जो उपचार हैं, उपचार जो टोन दे या रहे सीडेट, टोन या सीडेट, ये सीडेट ऐसे हॉटनेस है तो नहीं, अगर हॉटनेस सिम्टम है तो यानी वाटर पॉइंट को आपको टोन करना पड़ेगा। वाटर पॉइंट को Yes, sir. टोन, हाँ ओके। Yes, sir. और Yes, sir. अगर Thank you. वाटर पॉइंट वाला तो हॉटनेस पॉइंट को टोन कर दीजिए। Okay. कोल्डनेस और अभी तक जितना अच्छा। पढ़ाया उपचार देने की बात हुई है, SI1 उपचार दें, लिवन पर उपचार दें, 11 पर उपचार दें, तो ये जो सब पे हर उसमें आया है, उसमें टोन करना है कि सीड करना है? किसमें सर मैं सर उसमें दो दशाएं हैं। एक देखिए, एक दशा में है जहाँ शून्यपन है, वहाँ एनर्जी शून्यपन में कम होती है, तो उसको हमेशा टोन करना पड़ेगा। और जहाँ एनर्जी आपको अधिक आई है, तुरंत आई है, बड़ी अधिक आई है, वहाँ आपको सीडेट करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ सर, ऐसे ही जैसे हॉटनेस का सिम्टम बताया, ठीक वैसे ही कोल्डनेस का सिम्टम है। जब पेशेंट और पैर देखिए, सिकोड़ कर सर, एक और सिद्धांत है। एक सिद्धांत ये भी कि आपको कभी ये समझ में ना आए, देखिए बहुत चीजें हैं आपको अचानक नहीं समझ में आ रहा है, तो हम लोग बैलेंसिंग के सिद्धांत के मानते हैं। भाई आपको नहीं समझ में आया कि आपको ये टोन करना चाहिए, सीडेट करना चाहिए, तो आप मेथी तो लगा सकते हैं। वो मेथी लगाने से भी वही क्रिया होगी और वही फंक्शन मिलेगा आपको, वही रिजल्ट मिलेगा, इसलिए चिंता मत करिएगा। ठीक, कम से कम एनर्जी बैलेंस हो जाएगा मेथी लगाने से। जी। इसके बाद कोल्डनेस में अगर पेशेंट पैर सिकोड़ कर या करवट के बल सोए, बात ना करना चाहे, अब पीले देखिए, या काले देखिए आप लोग ध्यान रखिएगा, आप देखते जाइए बीमारी आई और कैसे अंदर प्रवेश कर रही है, ये उसका एग्जाम्पल है। बाहर से अंदर आ रही है ना बीमारी, यहाँ बताया था ना, अंदर आ रही Yes, है। sir. अब देखिएगा, बीमारी बाहर की तरफ से अंदर प्रवेश कर रही है, ये उसकी एग्जाम्पल है। पहले आई थी, क्या हुआ था, झंझावात हुआ था। दूसरा में क्या हुआ, दूसरे में हॉटनेस और सिम्टम आने लगे। तो पहले वुड पॉइंट, दूसरा फायर पॉइंट, और तीसरा पॉइंट अर्थ पॉइंट, और अंदर चली गई। और उसके बाद फिर अंदर और आएगी मेटल में, फिर अंदर आएगी जल, वाटर, बिल्कुल जैसे वाटर किडनी बोन वगैरह पड़ती है, बोन बिल्कुल अंदर की तरफ होते हैं। हम लोग साइंस की भाषा में बात करें तो बोन अंदर साइड में होते हैं, तो वो बीमारी अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, उसकी एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए, जहाँ समझ में ना आए हम मेथी। यस सर, जैसा सर ने भी समझाया कि बीमारी ही सी पॉइंट, ये बीमारी जिंग वेल पॉइंट से शुरुआत होते हुए धीरे धीरे अंदर पैट अपने जगह बनाते जाती है और ही सी पॉइंट पर जाकर उसका पूरा जो अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर होती है वहां पहुंचती है। इसमें अगला आता है शू स्ट्रीम पॉइंट, जिंग वेल पॉइंट के पास है। तो शू स्ट्रीम पॉइंट में यिंग ऑर्गन में अर्थ पॉइंट होता है और यांग ऑर्गन में वुड पॉइंट्स आते हैं। और इसका इंडिकेशन क्या है कि इस समय रूमेटिक डिसऑर्डर, जैसे हाथ पैर में छोटे छोटे स्मॉल जॉइंट्स पर दर्द होने लगे, क्रॉनिक और सब्स्क्यूट प्रॉब्लम हो, तो शू स्ट्रीम पॉइंट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें ये समझ में आए कि हाथ पैर में जॉइंट्स पर दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम डायरेक्ट शू स्ट्रीम पॉइंट पर ट्रीटमेंट देंगे तो उसमें उनको लाभ होगा। और इनके फंडामेंटल्स हैं, स्ट्रीम पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ये पॉइंट्स एनर्जी के ट्रांसफर और एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्थ पॉइंट ऑफ ऑल यिंग ऑर्गन आर ऑल्सो ऑर्गन सोर्स पॉइंट। और जैसा कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, तो यिंग ऑर्गन के जितने भी अर्थ पॉइंट हैं या शू स्ट्रीम पॉइंट है, वे सारे के सारे ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाते हैं। इस कंडीशन में ट्रीट अर्थ पॉइंट ऑफ यिंग ऑर्गन के अर्थ पॉइंट को ट्रीट करेंगे, जिससे कि ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर और र्यूमेटिक डिसऑर्डर दोनों में काम आएगा। ये पॉइंट्स हैं लिवर 3, P7, H7,
K3, sp3 and Lu9। इसके बाद है ट्रीट वुड पॉइंट ऑफ यांग ऑर्गन फॉर वीकनेस ऑफ मसल्स एंड डिप्लेशन ऑफ लिवर की। इनमें पॉइंट आते हैं GB41, TW3, UB65, SI3, ST43 एंड लिवर 3। इसके बाद ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर इंक्लूड्स ब्लॉक्ड नोज, येलो कंप्लेक्शन, ऑप्रेस ब्रीदिंग एंड सोलेन नोज, गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर। ये सारे के सारे ह्यूमिडिटी डिसऑर्डर में आते हैं। इसके बाद हमारे पास है जिंग रिवर पॉइंट। इसमें है यिन ऑर्गन की शुरुआत मेटल पॉइंट से होती है और यांग ऑर्गन में फायर पॉइंट से शुरुआत होती है। लोकेशन ऑफ रिवर पॉइंट है जिंग रिवर पॉइंट बिंदु कलाई, हाथ की कलाई अथवा पैर के एंकल के पास होते हैं। देखिए, अर्थ वाले पॉइंट में कोई भी नियम वो ये लागू नहीं होगा कि आप एक साथ सारे को टोन करेंगे, एक साथ सारे को स्ट्रेट करेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं होगा। ठीक है, तो आप जब, क्योंकि प्रोटोकॉल बनाने में, प्रोटोकॉल इसी बेसिस पे बहुत से प्रोटोकॉल बनाए गए थे अलग अलग पॉइंट पर कि कौन कौन पॉइंट किसको कंट्रोल कर रहा है, तो ये इनका आधार लिया गया है। तो अभी कभी आपको समझ में ना आए तो आप केवल मेथी यूज करिए, लेकिन जहां आपको नॉलेज हो जाए कि इसमें Lu9 में लंग्स में एनर्जी बढ़ी है घटी है, वहां आप उसके हिसाब से टोन रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आए, क्योंकि अभी ह्यूमिडिटी अंदर होगी। अब देखिए, हमारे पास ह्यूमिड है, हमारे पास ब्लड है और हमारे पास ची है जिसको की कहते हैं। तो तीनों चीजें हैं, उनका अंदर जब बीमारी जा रही है तो इन्हीं पर प्रभावित करेगी। कभी ह्यूमिडिटी को प्रभावित करेगी, कभी आपको ची को प्रभावित करेगी और कभी आपको ब्लड को प्रभावित करेगी। तो उन प्रभावित होने पर ये कंडीशन होती है, तो यानी थोड़ा सा अंदर की ओर बीमारी प्रवेश कर रही है। ठीक है, तो हम लोग इस ऐसी दशाओं में सबसे जो गुण दोष है उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। वो कौन सा पॉइंट किसी एनर्जी को बढ़ा रहा घटा रहा है, इसके आधार पर अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको मेथी दाना उन्हीं पॉइंट पर। ठीक है सर। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है जिंग रिवर पॉइंट, जिसकी शुरुआत यिन ऑर्गन में मेटल पॉइंट से होती है और यांग ऑर्गन में फायर पॉइंट से होती है। और लोकेशन है जिंग रिवर पॉइंट का बिंदु हाथ की कलाई अथवा पैर के टखने के पास से होती है। और इसका इंडिकेशन है जिंग रिवर बिंदुओं का उपयोग श्वास संबंधी तकलीफ में किया जाता है। सांस, खांसी, टेम्परेचर की अनियमितता, कभी गर्मी कभी ठंडा, इन तकलीफ में इन बिंदुओं को हम यूज करते हैं। और इसके फंडामेंटल्स हैं ट्रीट मेटल पॉइंट ऑफ यिन ऑर्गन फॉर ऑब्स्ट्रक्ट ब्रीदिंग, कफ एंड डिफरेंसिव एनर्जी। और इसके पॉइंट्स हैं लिवर 4, P5, K7, H4, sp5 और Lu8। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है ट्रीट फायर पॉइंट फॉर यांग मेरिडियन टू एक्सपेल कोल्डनेस एंड री एस्टेब्लिश नॉर्मल टेम्परेचर। और इसके पॉइंट्स आते हैं GB38, TW, ट्रिपल वार्मर 6, यूरिनरी ब्लडर 60, SI4 एंड Li4। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है हीसी पॉइंट। इसमें इसकी शुरुआत होती है यिन ऑर्गन में होती है वाटर पॉइंट से और यांग ऑर्गन में अर्थ पॉइंट से होती है। और इसका लोकेशन है हीसी पॉइंट, 5 पॉइंट का सबसे लास्ट मैम थोड़ा धीरे बोलिए थोड़ा जल्दी हो रहा, देख नहीं पा रहे हैं। ओके मैम, हीसी पॉइंट की शुरुआत होती है यिन ऑर्गन में वाटर पॉइंट से और यांग ऑर्गन में अर्थ पॉइंट से होती है। इसके बाद इसका लोकेशन है, चूंकि ये 5 पॉइंट का लास्ट पॉइंट है, तो ये इसका जो लास्ट ये जो पाया जाता है घुटने में या कोहनी के पास स्थित होती है, इसका पोजीशन वही होता है। और इसका इंडिकेशन है व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर हैव अफेक्टेड द इंटरनल एनवायरनमेंट, अ सिचुएशन लाइक कंट्रावेक्शन अराइज। जब बाहरी एनवायरनमेंट से अंदर का ये होता है, जैसे कॉन्ट्रावेक्शन होता है, हमें उल्टी आने लगती है, ऐसे कंडीशन में इसको हम यूज करते हैं। कॉन्ट्रावेक्शन एंड और डायरिया के केस में करते हैं, इन बिंदुओं का हम उपयोग करते हैं। शरीर में ऊर्जा या बॉडी फ्लूइड का मूवमेंट अगर उल्टी दिशा में हो जाए तो इसको कॉन्ट्रावेक्शन या मार्गोल्लंघन कहते हैं। और इसका सिम्टम ऑफ कॉन्ट्रावेक्शन होता है नोजिया,
और वोमिटिंग, दूसरा है हिकअप्स, तीसरा है इरेक्शन एंड बेल्चिंग, चौथा है एक्सेस फ्लैटुएंस, पांचवा है ट्रम्बलिंग इन हैंड एंड फीट, छठा है इंटरमीडिएट फीवर, सातवां है हीट सेंसेशन इन बॉडी स्पेशली इन हेड एंड कोल्ड एक्सट्रीमिटीज। और इसके लिए उपचार का सबसे अच्छा बिंदु है ST36 जो हमारे नी जॉइंट के जस्ट नीचे पाया जाता है। यह बिंदु स्टमक मेरिडियन का पॉइंट। कंट्रावेक्शन का मतलब समझ लीजिए, कंट्रावेक्शन में एक हम लोग बता रहे हैं कि ऊर्जा की एक दिशा है, हर ऑर्गन की ऊर्जा की दिशा है। अगर उस दिशा से कोई भी भटकाव हो, 0 डिग्री, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 4 डिग्री हो, 5 डिग्री हो, कोई डिग्री हो, तो वो ऊर्जा का भटकाव है, यानी अपने मार्ग में नहीं जा रही, वो आसपास के उसमें प्रभावित करेगी। तो इसमें क्या होता है, आपको डकार आएगी, आपको फ्लटुलेंस होगा, हिकअप होंगे, नॉजिया वोमिटिंग होगी। ये सब आपको बता रहे हैं कि एनर्जी इसमें बढ़ी हुई है। क्लियर? तो ऐसे दशा में इसमें नॉर्मली सिडेट करेंगे, ऐसे दशा में इस समय नॉर्मली सिडेट करेंगे इस कंडीशन में। ठीक है तो सर अभी टाइम हो गया, इससे आगे करूं या छोड़ दूं सर? नहीं, ठीक है, यहीं पर आप अगली बार ले लीजिएगा, ठीक है सर, अगली बार यहीं से ले लीजिएगा उसको। अगला कल है कि परसों है? 11 को है सर। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जितना मैंने समझा था इस 500 पॉइंट को आप समझा सकी बहुत हूँ। अच्छे से समझाया मैम, थैंक यू मैम, बहुत अच्छे से समझाया, अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक अरविंद सर का भी मैम क्या ये थ्योरी हमें भी मिलेगी? सॉरी। थैंक यू। मैम थ्योरी जो लिखा हुआ है बुक के अंदर बहुत अच्छे से आपने समझाया है, बहुत अच्छे से बताया है, तो क्या ये आप हमें देंगे? ये शीतल मैम आ गई ना? मैडम PDF चलेगा? नहीं, वो वर्चुअली PDF नहीं, वो वर्चुअली जो है सुधा मैडम का अपना नोट्स है, उन्होंने अपने बनाया है। मेहनत करिए आप लोग और इसको सुनिए, आप भी नोट्स बना लीजिए, सारा तो बता दिया उन्होंने, आप लोग अपना नोट्स बनाइए और उससे जो है अपने को एनर्जी आपको भी ऊर्जा चाहिए ना, ऊर्जा सबका आधार है, ऊर्जा बढ़ाइए अपनी यही ऊर्जा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इस ज्ञान के आधार पर अपनी ऊर्जा बढ़ाइए। अगर आप नोट्स बना लिया तो आप समझ लीजिए कि आपने 25-30% काम कर लिया केवल नोट्स बनाने में। याद नहीं, याद करे बात करो, दोबारा जब आप पढ़ेंगी तो 50% से ऊपर हो जाएगा, दोबारा पढ़ेंगे तो 70% से ऊपर हो जाएगा। ये क्यों ज्ञान कहते हैं, ऐसे ज्ञान बढ़ता है। मैं एक बात कहूँगी, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि जब मैं फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में थी तो ये 5 पॉइंट बिल्कुल अननोन था, इनको मैं ढंग से प्रोनाउंस भी नहीं कर पाती थी क्योंकि समझ में नहीं आता था। लेकिन जैसे जैसे फिर मैंने इसको समझा और आज की क्लास नहीं थी, वो सारे क्वेश्चंस के आंसर थे जो मुझे उस वक्त नहीं मिले थे और उसको मैंने सर का वीडियो सुन करके और भी वीडियो सुन करके मैंने बनाया है। अगर आप वीडियो को फिर से दोबारा सुनेंगी तो समझ में आ जाएगा। और जब आप हाँ बिल्कुल सुधा मैडम बात सही। आपको देखिए, आपको जो समझ में आया ना, अब जब देखेंगे आप कोई वीडियो तो आपका ज्ञान और बढ़ जाएगा। मैम ये रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या जो आज की क्लास? अच्छा सत्यवती मैडम, इसके पहले रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या? अब ये प्रश्न उल्टा कर रहा हूँ मैं। सत्यवती मैडम, ये क्या इसके पहले की रिकॉर्डिंग नहीं मिली क्या? नहीं मिली तो थी सर, 400 से ऊपर रिकॉर्डिंग है, सारी डलती हैं सर। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जितने भी और एक सब्जेक्ट का जो ये टॉपिक है, इस टॉपिक के 4 कम से कम होंगे वीडियो। तो बहुत ही अच्छा था सर, बहुत ही अच्छा था। क्या है मैडम सुधा पाठक कि जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे नहीं समझ में आती, ये तो मैं भी मानती हूँ सर। जब तक हम खुद नहीं नोट्स वगैरह बना के उनको बार बार नहीं रिवीजन करेंगे, ये तो मैंने भी नोट किया, तब तक नहीं हमें समझ में आता, बेशक कितनी भी किताबें पढ़ते हैं। सर जैसे हमने कुछ नोट्स बनाए हुए हैं तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो ठीक है या गलत है?
नहीं, आप क्या चाहती हैं? आप भिजवा दीजिए, पता देख लें भाई यहाँ कैसे, अगर आपको नोट्स बनाए हैं आप भिजवा दीजिए, लेकिन सबके लिए नहीं करना होगा, मुश्किल पड़ेगा मुझे, क्योंकि भाई हम लोग पास देखिए हम ही लोग हैं, जो है मैं एक कितनी सजेशन एनर्जी है। मैम, मैं एक सजेशन देना चाहूंगी। आपने जो नोट्स बनाया है ना, उसको सर का इस चैनल पर हर एक notes है, उसको सर के क्लास के साथ उसको टैली कराइए, आपको समझ में आ जाएगा कहाँ सही कहाँ गलत है। हमने भी इसी तरह किया है। गरिमा मैम किस टॉपिक बनाए वो बताइए। सर ब्रेक हो रही है आवाज आपकी बहुत ज्यादा। हेलो हाँ जी, हेलो नेट की प्रॉब्लम हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। बड़ी। सर, आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। अच्छा, और लोग बंद कर दीजिए ना। हाँ सूर्या, हाँ गरिमा मैडम बोलेंगी, आप लोग बंद कर लें। जी हाँ बोलिए। हेलो, यस सर। सर मैंने जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स के ऊपर कुछ नोट्स बनाए थे, वो मैंने निरंजन सर को भी दिखाए थे। उनकी मेरी मुलाकात अभी परसों ही हुई थी नोएडा में, जी, तो मैंने उनको भी दिखाए थे। तो मुझे थोड़ा-सा अपने करने में थोड़ा-सा डाउट लगा, जो मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं ये चाह रही थी कि मुझे यदि डाउटनेस दूर करनी हो, तो मैं वो कैसे करूँ? तो हम आप तो नोएडा में ही हैं, हम लोग तो नोएडा में ही हैं। नहीं सर, मैं आप नोएडा में नहीं हूँ। सर मैं नोएडा में नहीं हूँ, मैं दादरी में रहती हूँ। अच्छा दादरी से आई थी आप क्या? यस सर, हाँ सर, मेरी मीटिंग थी उनसे ना, नरेंद्र सर से। हम्म, तो वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी निरंजन सर से, तो तभी ओ, मैंने उनको दिखाया था। यस सर। कोई बात नहीं, अगर आप अपने नोट्स दिखाना चाहती हैं आप भिजवा दीजिए, हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सबके नोट्स नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा फिर ना। सर किसी पॉइंट पे आके मुझे यदि डाउटनेस होती है तो बस आप उसको क्लियर कर दीजिएगा, हाँ इतना ठीक ठीक, फेवर कर दीजिए। ओके हाँ सर, बिल्कुल थैंक यू। बिल्कुल ठीक है, ओके। तो हम लोग इस वीडियो को केवल अपने तक सीमित न रखें, यानी पहले इसको ज्ञान का खुद ग्रहण करें, और ज्ञान को ग्रहण करें मतलब पढ़ें, सुने, लिखें, जहाँ भी कुछ करना है नोट्स बनाएं। अभी तो नोट्स बना सकते हैं, नोट्स बनाइए, उसको एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको काफी कुछ क्लैरिटी समझ में आएगी, और किताबों में जो लिखा हुआ है उसी को कंसाइज वे में आप जब लिख लेंगे तो आपको कम से कम फिर आप क्या होगा, फिर जब कभी इसी विषय पे कोई चीज होगा तो आप केवल पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट नंबर 1, जैसे मैंने उनका ये कहा कि जिंक रिवर, ये पॉइंट पर किस में प्रयोग किया जाता है। नंबर 2, ये पॉइंट कब प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, अगर बीमारी ऐसी हो तो ये पॉइंट प्रयोग की जाते हैं। ये सब शॉर्ट नोट के बाद में आएगा, पहले एक बार बना लीजिए, फिर शॉर्ट नोट के बाद फिर आएगा ट्रीटमेंट फार्मूला। हम लोग धीरे धीरे बताते चलते हैं, वो जो नोट करेंगे इसको आप फेयर करेंगे जब, तो ये ट्रीटमेंट फार्मूला हो जाएगा। कोई पेशेंट आया और आपने देखा तो पहले नाभि का ट्रीटमेंट, उसने कहा कॉन्स्टिपेशन तो कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट, उसने कहा कि हमको बुखार आ रहा है तो बुखार का ट्रीटमेंट। ये सब धीरे धीरे है, पहले आपने कहा वो हीट बढ़ी हुई तो हीट का ट्रीटमेंट। ये सब पॉइंट हैं जो आपको बताते हैं। ये फिर उसमें कोई पर्टिकुलर बीमारी की बात करेगा तो हमको देखना है कि ये किस तरह की बीमारी होगी और वो कहाँ आ जाएगी। तो हम ऐसा मत सोचिए कि सारे पॉइंट आपको याद ही नहीं, 361 पॉइंट है चाइनीज में। इसके अलावा भी डॉक्टर वॉल आप देखेंगे, प्रोफेसर पार्क जी देखेंगे, पॉइंट बहुत अधिक हो सकते हैं, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होना चाहिए कि किस किताब में है, किस जगह मिलेंगे, किस चैप्टर मिलेंगे। अगर आप ये पूछने लगे मान लीजिए 4 सेमेस्टर बाद कि कोई हमने बताया कि जिंक वेल पॉइंट, मान लीजिए किसी ने बताया, तो आपने कहा किस चैप्टर में मिलेगा, तब प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, तब उचित नहीं मिलेगा। अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, अभी तो आप कह सकते हो कि भाई किस चैप्टर में है, कहाँ मिलेगा ये पॉइंट, लेकिन जब सेकंड सेमेस्टर में पढ़ोगे, एक बार पलटोगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि ये इस चैप्टर में है। ये मेरा कहना है। बस धीरे धीरे ये आपको ट्रेनिंग करनी है। किताब पढ़िए, किताब को जानिए जरूर, पलट लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कुछ मत देखते चैप्टर समझ लीजिए कि पहला चैप्टर बीएचबी का पहला चैप्टर मान लीजिए आपने कहा होम्योस्टेसिस है, सेकेंड आपने कहा हमारा सेल है, थर्ड आपने कहा हमारा ब्लड है, फोर्थ आपने कहा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, 5 आपने कहा कि भोजन न्यूट्रिशन है, फिर अब छठवां कहा कि हार्ट है। फिर ऐसे सिस्टम को, ऐसी किताबों को पढ़ने की जरूरत है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमेशा बहुत समय होगा, 2 घंटे, आधे घंटे, पौन घंटे, किसी के पास बहुत समय होता है। और ये कभी मत कहिएगा ज्ञान आपका असीमित है। ज्ञान आपके पास, हनुमान जी को नहीं मालूम था कि लंका जा सकते हैं,
और आप सोचिए उस समय में जाना, अकेले जाना संभव था, लेकिन उन्होंने याद दिला दिया कि आपकी बहुत ताकत है, वो चले गए। ऐसे ही आपके अंदर ऊर्जा बहुत है, इस ऊर्जा का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों होता है। आप देखिए कैसे आप देखिए आर्मी में देखिए, वहां देखिए वही आदमी होता है और कितनी एक्शन लेता है। तो ऊर्जा तो है। 18 साल में कितनी ऊर्जा होती है बोलिए। अब देखिए 18 साल की 14 ये भी ग्रैंड मास्टर वो जो वर्ल्ड चैंपियन बना कितने साल को उम्र का है? 18 साल का है ना। 17 साल के बोरिस बेकर थे, स्टेफी ग्राफ 17 साल की थी, मोनिका सेलेस 17 साल की थी, माइक टाइसन 17 साल का था। यानी ये ऊर्जा बहुत है, उस ऊर्जा का सदुपयोग जितना करते जाएंगे अनंत तक। तो हम लोग इस वीडियो को प्रचारित करेंगे, अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, दूसरे ज्ञान भी बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, तो हमारा ज्ञान बढ़ेगा ही, दूसरे ज्ञान बढ़ेगा, और तभी खेमका सर के सपनों को पूरा कर पाएंगे। कौन से सपने हैं? ईच वन, रीच वन, ईच वन, ट्रीट वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ 5 मिनट का ब्रेक। हमारी मैडम आ गई हैं, नीतू किरण मैडम, उनका स्वागत भी है। वो ज्वाइन तो कर लिया उन्होंने, मैं 5 मिनट बाद जो है इसको